संसद के दोनों सदनों में आज भी कई जरूरी कार्य सूचीबद्ध। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, इथेनॉल का ईंधन में इस्तेमाल से गन्ना किसानों को हो रहा फायदा। झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले के टीआर विषय सत्र में की गई पेश। चिन्हित कर्मचारियों के लिए जाएगी पात्रता परीक्षा। चंपई सोरेन सरकार का कल हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। हो रही है तैयारियां। झामुमो और कांग्रेस से मिल सकती है नई चेहरों को जगह। सीएम के बयान पर बीजेपी का पलटवार। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का झारखंड में दिख रहा असर। सुबह में बड़ी ठंड, आगे भी बदलेगा मौसम का मिजाज। 11 और 12 को गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और अब समाचार विस्तार से। संसद के बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान जनता के हित से जुड़े कई प्रश्न उठे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि मोदी सरकार से पहले गन्ना किसान अपने ही पैसे के लिए गुहार लगाते थे, लेकिन आज हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि इथेनॉल का ईंधन में इस्तेमाल से चीनी मिलों की आमदनी बढ़ी है और 99% किसानों का भुगतान समय पर हुआ है। ये जो बात है कि गन्ना किसान को भुगतान में तकलीफ, इस पे जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रहार किया, जिस प्रकार से उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए कई सारे कदम उठाए, जिस प्रकार से उनको समय पे आज पूरा पैसा मिलता है, उसके कारण प्रोडक्टिविटी, उत्पादनता भी बढ़ी है गन्ना किसानों की। और देश भर में गन्ना किसानों ने, चाहे वो समय समय पर इथेनॉल का उपयोग ज्यादा हो, एक्सपोर्ट हो, अलग अलग माध्यम से एक तरफ गन्ना किसान खुश है, दूसरी तरफ सभी कोऑपरेटिव, श्रीनिवास जी आप हाथ उठा रहे हैं, सभी कोऑपरेटिव मिल्स देश भर की पुनः जागृत हो गई हैं, पुनः प्रॉफिटेबिलिटी में आ गई हैं, पुनः उनके कर्मचारियों को नौकरी सुरक्षित हो गई है। और दूसरी तरफ शुगर इंडस्ट्री के कारण आज पर्यावरण को भी लाभ हो रहा है। पर्यावरण में प्रभाव हुआ कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण पेट्रोल का इंपोर्ट कम हुआ, तो विदेशी मुद्रा में भी लाभ हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने भारत म्यांमार सीमा पर 1643 किलोमीटर लंबी बाड़ बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि सीमा पर बेहतर निगरानी रखने की सुविधा के लिए एक विशेष टैंक बनाई जाएगी। बाड़ लगाने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बेहतर निगरानी के लिए सीमा के साथ साथ एक पेट्रोल ट्रैक भी बनाया जाएगा। कुल सीमा में से मणिपुर के मोहरे में 10 किलोमीटर के हिस्से में बाड़ लगाई जा चुकी है। हाइब्रिड सर्वेलांस सिस्टम के माध्यम से बाड़ लगाने के लिए 2 पायलट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इन प्रोजेक्ट्स के तहत अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में से प्रत्येक में 1 किलोमीटर सीमा पर बाड़ लगाई जाएगी। मणिपुर में लगभग 20 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ लगाने को भी मंजूरी मिल चुकी है। इस पर काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले का एटीआर विधानसभा में पेश किया गया। झारखंड विधानसभा नियुक्ति प्रोन्नति घोटाले में विक्रमादित्य प्रसाद आयोग की रिपोर्ट में की गई अनुशंसा के मद्देनजर अध्यक्ष सहित किसी अन्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। रिपोर्ट में सिर्फ नियम विरुद्ध लिए गए गुरुतर दायित्व भत्ते की वसूली की जाएगी। आशुलिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य पदों पर नियुक्ति के दौरान कुछ लोगों को विशेष लाभ दिए जाने के मामले में 6 महीने के अंदर ऐसे लोगों की पात्रता परीक्षा आयोजित करने का भी आश्वासन दिया गया। और इधर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के प्रेस सलाहकार के रूप में धर्मेंद्र गोस्वामी को नियुक्त किया गया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने कल इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में कहा गया कि यह पद गैर समज्ञ तथा पद परक का होगा और यह कार्यकाल मुख्यमंत्री की इच्छा और मुख्यमंत्री के कार्यकाल तक ही सीमित रहेगा। उधर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में सामाजिक, आर्थिक और संसदीय अध्ययन केंद्र की ओर से काशिद जनजातीय सामाजिक आर्थिक स्मारिका का विमोचन किया। इस अवसर पर अध्ययन के सचिव अद्यानाथ मिश्र, सचिव अमरनाथ झा, कोषाध्यक्ष नवीन कुमार, सदस्य रमाकांत महतो, अरुण कुमार मिश्र एवं संपादक एसके चौबे उपस्थित थे। इस दौरान संस्था के सचिव ने संस्था के उद्देश्यों पर भी प्रकाश डाला। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने पूर्व महाधिवक्ता राजीव रंजन को फिर से झारखंड के महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त किया है। वो इससे पहले भी हेमंत सोरेन सरकार में महाधिवक्ता रह चुके हैं।
चंपई सोरेन मंत्रिमंडल का कल विस्तार हो सकता है, इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हालांकि कल चंपई सोरेन ने मीडिया से के सवालों पर कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, पर कौन कौन मंत्री होंगे ये अभी तय नहीं हुआ है। दूसरी ओर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विस्तार की तैयारियां चल रही हैं। पार्टी के स्तर से भी राय ली जा रही है। संभावना है कि नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने राज्य सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने डीडी न्यूज से खास बातचीत में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के हेमंत सोरेन पार्ट 2 के बयान पर उन्होंने निशाना साधा और उन्हें सलाह भी दी है। में पिछले कुछ दिनों से जारी राजनीतिक उथल-पुथल और उसके बाद नई जो चंपई सोरेन सरकार है उसने बहुमत भी हासिल कर लिया है। हालांकि उनके सामने अब उनके मंत्रिमंडल विस्तार की चुनौती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी जी, किस तरीके से आप नई सरकार को देखते हैं? नई सरकार जो विधानसभा के अंदर छाती ठोक कर कह रही है कि हम हेमंत सोरेन पार्ट 2 हैं, तो आप समझ लीजिए उससे उम्मीद क्या है। जो सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों, संगीन आरोपों के कारण, संगीन मामलों के कारण 5 साल के जनादेश को 4 साल में गवा करके जेल चली गई, उसी भ्रष्टाचार का महिमा मंडन करते हुए, उसी भ्रष्टाचारियों का महिमा मंडन करते हुए पार्ट 2 कह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिसे यह राज्य त्रस्त है, वो चाहे इन एवरेज हर दिन 5 हत्याएं हों या हर दिन बलात्कार की घटनाएं हो यहाँ के दलित आदिवासी युवतियों के साथ, उसी को आगे भी कंटिन्यू रखना और यहाँ के जल जंगल जमीन की लूट की जो कहानी इतिहास में दर्ज हुई है इस 4 साल के कालखंड में, उसको निरंतर और आगे बढ़ाए रखना, इससे जनता को कोई उम्मीद नहीं लग रही है। यह पूरी तरह से हमको लगता है कि भ्रष्टाचार को ही पोषित करने वाला, भ्रष्टाचार को ही महिमा मंडित करने वाली सरकार है। सत्ता में इसलिए हिस्सेदारी चाहिए कि सेवा करना है, ऐसा नहीं है। ये जो लूट का जो स्टेक होल्डर है उसमें हम कितना बड़ा शेयर होल्डर होंगे। 4 सालों तक आप लोगों ने मंत्री के रूप में जो है इस लूट में बड़ा हिस्सा लिया है, इस बार उनको हटा करके हमको दीजिए, क्योंकि हम बचे हुए समय में आपके जितना कमा सके। तो ये पूरी लूट की गाथा लिखी जा रही है और लूट की गाथा लिखने के कौन किस किरदार में होगा, इसके पटकथा अभी चल रही है। पटकथा चल रही है चीज, और लगातार जो सत्ता पक्ष है उनसे आरोप लग रहा है कि विपक्ष लगातार और सरकार को अस्थिर करने की स्थिति में रहा और बेवजह उनके जो नेता हेमंत सोरेन उनको जेल इन लोगों ने केंद्रीय एजेंसियों के बहाने लेकर गए। तो क्या लगता है कि ये जनता सब समझती है? 100% समझती है। आपको मैंडेट 5 साल के लिए मिला था। हाँ। अगर यदि आपका मैंडेट है, आपका बहुमत है, तो हम कितना भी बोले, आप उससे क्या पकड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? आपके हमारे कहने से या हमको बोलने से आपको कोई संवैधानिक व्यवस्था है कि हटा देगा? उसमें भी कांग्रेस का शासन नहीं है, मोदी का शासन है, जो लोकतंत्र की व्यवस्था, संवैधानिक मान्यता को बहुत हृदय से उसको जो है सम्मान करते हैं। ये कांग्रेस थोड़ी है कि भाई पसंद नहीं आया तो सरकार बदल दी जाए। 90 बार से ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगा करके, इमरजेंसी लगा करके कांग्रेस ने इस संविधान की धज्जियां उड़ाई है। तो आपको तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं था। राजनीतिक विषय है, आप गलत करेंगे तो विपक्ष का काम है जो उन चीजों को बताना, उनके प्रति आग्रह करना और आपको लगातार आपके कान खींचना, वो हम लोग करते थे। गलतियां गड़बड़ियां आपके अंदर थी, परेशानियां आपके अंदर थी, और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, उनका निर्माण ही इसलिए हुआ है कि भाई इस तरह के भ्रष्टाचार कोई भी पद में रहे, कोई भी किसी दायित्व में रहे, वो संविधान से ऊपर हो सकता है क्या? अब कोई धर्म में रहे, कोई जात में पैदा हो गया, हम दलित हैं, वो आदिवासी हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान ने हमको छूट दिया है क्या? जितना लूटना है लूट लो, तुमको संविधान का कोई धारा या कोई कानून तुम पे ऊपर लागू नहीं होगा कि तुम दलित हो, आदिवासी हो। ये पूरी तरह से मैं समझता हूँ एक भ्रष्टाचारी के ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई हुई है, और यही भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा खूबसूरती है, संविधान की सबसे बड़ी ताकत है, जहां एक आम आदमी से लेकर के एक मुख्यमंत्री तक में समान रूप से कानून लागू होता है और सबको न्याय के शरण में अपना जो है फैसला सुनना पड़ता है और सुनाना पड़ता है। इधर झारखंड हाईकोर्ट में 34वें राष्ट्रीय खेल में 28 करोड़ 38 लाख रुपए के घोटाले की अनुशंसा से संबंधित पुराने दस्तावेज सीबीआई से दिलाने का आग्रह करने वाली वर्तमान निदेशालय के असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा की याचिका की सुनवाई हुई। कोर्ट के निर्देश को वो 2 सप्ताह के अंदर डिस्टिंक्शन लेकर बताएं कि उन्हें अब तक इस मामले में अनुसंधान से संबंधित पेपर मिले हैं या नहीं। इस मामले की जानकारी देने के लिए अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी। और इधर समान नागरिक संहिता विधेयक आज देहरादून स्थित उत्तराखंड विधानसभा के विस्तारित सत्र में पारित किया गया। सभा में समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 सदन में पेश किया। सदन में विधेयक के पेश होने के बाद प्रदेश भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई और मुख्यमंत्री सहित पूरी प्रदेश सरकार का आभार जताया। गौरतलब है कि समान नागरिक संहिता का मतलब है कि पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम एक ही होंगे।
संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 44 संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांत का पालन करना है। बता दें कि भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपराधिक संहिता है, लेकिन समान नागरिक कानून नहीं है। समान नागरिक संहिता को लागू होने के बाद यहाँ बहुविवाह पर रोक लगेगी। वहीं कानून बनने के बाद सभी धर्मों की लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल तय हो जाएगी। इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। आकांक्षी जिला गढ़वा के गांवों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किसी वरदान से कम नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ग्रामीणों को मुख्य पथ से जोड़ने का काम जोरों से चल रहा है। इससे ग्रामीणों में काफी खुशी भी है। साथ ही मजदूरी करने के लिए बाहर जाने वाले मजदूरों को अपने गांव में ही काम मिलने से काफी उत्साह भी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गढ़वा के धुरकी प्रखंड के धुरकी ढोर से देवयाही होते हुए रक्सी तक बने इस सड़क से जहां लोगों को काफी राहत मिलेगी, वहीं मजदूरी का काम मिलने से भी श्रमिक काफी खुश हैं। मजदूरों ने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। हम नरेंद्र मोदी से यही धन्यवाद करते हैं कि हम गरीबों पर अपना कृपा बनाए रखे और इसी तरह के काम दें। अब हमने के मैंने खूब बढ़िया लगत बा काम करे में कमा के बाल बच्चा पोसत थे। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देते। सड़कों के अभाव में काफी कठिनाइयों का सामना किए ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बन रहे सड़क से काफी उत्साहित है। इसके लिए लोगों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए आग्रह किया है कि सड़क को संवेदक से गुणवत्ता के मानकों पर निर्माण कार्य कराकर मजबूत सड़क का निर्माण जिला प्रशासन कराए, ताकि इसका उपयोग ग्रामीण लंबे समय तक कर सके। माननीय प्रधानमंत्री जी से और इस विभाग में जो कार्य कर रहे हैं उनसे आग्रह करूंगा कि इसकी गुणवत्ता को देखते हुए सही से रोड बनाया जाए, ताकि हम लोगों का पब्लिक को चलने में आसानी हो। यह रोड नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास से यह मिला हुआ है और इसमें अच्छा सा काम होना चाहिए। और मैंने रोड बनने से बहुत बढ़िया हम लोग को फायदा है। डीडीसी राजेश कुमार राय ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से काफी सड़कें बनाई जा रही हैं। ये ग्रामीणों के लिए उपयोगी सड़क है। गुणवत्ता का विभाग विशेष ध्यान रख रहा है। अगर इसमें भी कोई संवेदक लापरवाही बरतते हैं तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो ग्रामीण विकास विभाग करती है और हम लोग बिल्कुल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उच्च कोटि की सड़क बने, और अगर इसमें कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी करने की कोशिश करता है या करेगा तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गांव को मुख्य पथ से जोड़कर ग्रामीणों को विकास की डोर में बांध रही है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। पाकुड़ के नियोजनालय परिसर में दंतों पर ठेंगड़ी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। श्रम नियोजन शिक्षण एवं कौशल विभाग द्वारा आयोजित रोजगार मेले में सैकड़ों बेरोजगार युवक युवतियों ने हिस्सा लिया। बच्चों, युवा सहित सभी लोगों में खासा उत्साह दिखा। आयुष्मान भारत योजना के तहत संचालित आरोग्य मंदिर ग्रामीण इलाकों के लिए वरदान साबित हो रहा है। मंदिर आदर्श नगर, लाबेर, तिरिल और डहू टोली समेत कुछ अन्य इलाकों के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सोनी कुमारी बताती हैं कि हर दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित आरोग्य मंदिर में स्थानीय लोगों को ब्लड प्रेशर, शुगर और हीमोग्लोबिन की जांच समेत ओपीडी में मिलने वाली तमाम तरह की सुविधा निःशुल्क दी जाती है। आरोग्य मंदिर का खुलने का टाइम भी 9 बजे से 3 बजे तक है, तो लगभग आधा टाइम यहाँ कवर हो जाता है। और पहले लोग जागरूक नहीं थे, अभी थोड़ा जागरूक हुए हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बताती हैं कि गांव और बस्ती में आरोग्य मंदिर के संचालित होने से पैसे की चिंता किए बगैर लोग अपना इलाज कराने के लिए केंद्र तक पहुंच रहे हैं। ऐसा करके वे अपने आप को भविष्य में होने वाली गंभीर बीमारी से भी बचा रहे हैं। लोगों के लिए काफी हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ के लोग को नजदीक होता है और ये आके आराम से लोग अपना इलाज करा लेते हैं। आरोग्य मंदिर के संचालन से स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी मोटी समस्याओं के लिए लोग अब बगैर किसी झिझक के आरोग्य मंदिर की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। बगैर कोई शुल्क अदा किए बेहतर इलाज मिलने से लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार देखने को मिल रहा है। हम लोग को बहुत सुविधा होता है। जैसे कि छोटी मोटी बीमारी होती है तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, दीदी बताते हैं, दवा देते हैं, देखते हैं। छोटा मोटा बीमारी में तो दिखा लेते हैं यहीं पर, और बड़ा बीमारी रहता है तो रिम्स चल जाते हैं, सदर चल जाते हैं। बच्चे को फ्री में हो जाता है, सब दवा भी फ्री में मिल जाता है। इससे हम लोग का बहुत सुविधा मिलता है। इलाज के महंगे चक्कर के कारण कई बार लोग बीमारियों को छुपाने और दबाने का काम करते हैं, लेकिन आयुष्मान आरोग्य मंदिर आरोग्यम परम धनम के अनुरूप लोगों को इस भंवर जाल से निकालने में काफी मददगार साबित हो रहा है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। अंडर 19 विश्व कप समेत खेल की अन्य खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में।
स्थान बना लिया है। रोमांचक सेमीफाइनल में भारत ने मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 2 विकेट से हराने में सफलता पाई। जिम्बाब्वे टी20 विश्व कप के बाद भारत के साथ 5 मैच की टी20 सीरीज की मेजबानी करेगा। सीरीज की शुरुआत 6 जुलाई से होगी और यह 14 जुलाई तक चलेगी। श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम की कप्तान चमारी अथपटू ने कहा है कि विमेंस प्रीमियर लीग में उनकी अनदेखी उन्हें बहुत और बेहतर करने की ऊर्जा देती है। गौरतलब है कि 2023 में अच्छा सीजन खेलने के बावजूद उनकी अनदेखी की गई। जॉर्डन की फुटबॉल टीम दक्षिण कोरिया को हराकर एशियन कप के फाइनल में पहुंच गई है। टीम ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ 2-0 की जीत दर्ज की। एफए कप के चौथे दौर के रिप्ले के मैच में साउथहैम्पटन के वॉटफोर्ड की टीम को 3-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ टीम लिवरपूल के साथ एनफील्ड में भिड़ेगी। द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट में आज से टेनिस खिलाड़ी और पूर्व विश्व नंबर 1 सिमोना हालेप पर लगी 4 साल के प्रतिबंध की सुनवाई शुरू करेगी। अब नजर डालते हैं व्यापार जगत से जुड़ी खबरों पर। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए एक स्थायी कार्य प्रणाली की वकालत की। केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह ने जानकारी देते हुए कहा है कि लगभग 156 गीगावाट क्षमता की बिजली उत्पादन की दिशा में काम जारी है, जिसमें 103 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा, 26 गीगावाट ताप विद्युत, 18 गीगावाट पनबिजली और 8 गीगावाट परमाणु ऊर्जा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 913 के लाडस राली खंड के निर्माण के लिए 2248.94 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और कोर निवेश कंपनियों के लिए तरलता जोखिम प्रबंधन ढांचे पर निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के मामले में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर 8.8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। भारत ने कतर से 20 साल के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस के आयात को लेकर अब तक का सबसे बड़ा 78 अरब डॉलर का समझौता किया। नेपाल के काठमांडू में आयोजित 9वें साउथ एशियन गेम्स में सॉफ्टबॉल टूर्नामेंट में भारतीय महिला और पुरुष टीम चैंपियन बनी है। काठमांडू से लौटी टीम के महिला और पुरुष दल का कोडरमा स्टेशन पर स्वागत किया गया। सॉफ्टबॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 28 से 31 के बीच नेपाल के काठमांडू में खेला गया, जिसमें भारत के अलावे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की टीम ने हिस्सा लिया था। भारत की पुरुष टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को और महिला टीम ने नेपाल को हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में जीत पर खुशी जाहिर कर बताया कि पूरी टीम एकजुट होकर खेली और टूर्नामेंट के सभी मैच भी जीत लिए। अच्छा, हम लोग पाकिस्तान लोग से सबसे मैच था और वही सब कोई सही खेला, अच्छा खेला सब कोई, इसलिए हम लोग फाइनल भी जीते हैं, सेमीफाइनल भी जीते हैं, क्वार्टर फाइनल भी जीते हैं। विनर बने हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी टीम को बहुत मेहनत करी थी हमने। क्रिकेट मैच हम लोग पहले से खेलते नहीं थे। हम लोग का फर्स्ट खेल था मथुरा में, जिसमें हम लोग उसमें खेल के जीते, विनर होके आए। उसके बाद हम लोग को वहां से सिलेक्शन किया गया। उसके बाद हम लोग को इंटरनेशनल के लिए हम लोग को नेपाल भेजा गया। प्रशिक्षक मित्तल कुमार ने बताया कि टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों के चयन के बाद 5 दिनों का कैंप आयोजित किया गया था, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए तैयार किया गया। ये होता था कि बच्चे लोग को प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा था, न ही कहीं जगह मिल रही थी। इस कारण से कहीं न कहीं ये खेल भी दब रहा था और बच्चे जिनके पास हुनर है वो भी दब रहे थे। भारतीय खेल एवं शिक्षा परिषद के तत्वाधान में सॉफ्टबॉल फेडरेशन की ओर से एशियन गेम में भेजे गए। राज्य में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 11 और 12 फरवरी को गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। अगले 3 दिनों में तापमान में गिरावट होने की भी संभावना जताई गई है। 9 और 10 फरवरी की सुबह कोहरा या धुंध तथा आंशिक बादल छाए रहेंगे। राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में 12 फरवरी तक सुबह कोहरा रह सकता है। इसके बाद आंशिक बादल भी छाए रहने की संभावना जताई गई है। सड़क दुर्घटना होने पर तत्काल चिकित्सा क्यों आवश्यक है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सड़क दुर्घटना में प्राथमिक चिकित्सा का है विशेष महत्व। घायल व्यक्ति को सावधानी से निकालें, व्यक्ति की सांस व नब्ज जांच लें। चोट लगने पर तुरंत प्राथमिक उपचार आवश्यक है। खून बह रहा हो तो कपड़ा बांधकर रोकें। घायल व्यक्ति को खड़ा करने या चलाने की कोशिश बिल्कुल न करें। कैसे करें घायल व्यक्ति की सहायता? घायल व्यक्ति की गर्दन, पीठ व रीढ़ सीधी रखें। हड्डी टूटी हो तो लकड़ी का सहारा देकर उसे बांध दें। कुछ खास बातों का ध्यान रखें।
यदि व्यक्ति बेहोश हो तो उसके मुंह में कुछ न डालें। बेहोश व्यक्ति को पानी पिलाने की कोशिश न करें। यदि कोई नुकीली वस्तु शरीर में घुस गई हो तो उसे निकालने की कोशिश न करें। घायल व्यक्ति की सहायता में हर क्षण है कीमती। जल्द से जल्द पुलिस या एम्बुलेंस को बुलाएं। घायल व्यक्ति को तुरंत सुरक्षित तरीके से अस्पताल ले जाएं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार घायल की सहायता करने वाले व्यक्ति से कोई पूछताछ नहीं की जाती। सही समय पर प्राथमिक उपचार से बच सकती है घायल व्यक्ति की जान। घायल व्यक्ति की सहायता अवश्य करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणादायी बातों से देश के युवा स्टार्टअप और नवाचार की ओर बढ़ रहे हैं। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत गम्हरिया स्थित इंडो डेनिश टूल रूम के 5 विद्यार्थियों ने भाड़े के कबाड़ से मात्र 1 हफ्ते में इलेक्ट्रिकल वाहन का निर्माण किया है, जिसे टाटा कमिंस द्वारा आयोजित मैन्युफैक्चरिंग प्रदर्शनी में भी दिखाया गया है। सड़क पर सरपट दौड़ती ये शानदार बाइक किसी नामी गिरामी या फिर बड़ी कंपनी का निर्माण नहीं है। इसे बनाने में झारखंड के सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत गम्हरिया स्थित इंडो डेनिश टूल रूम के 5 विद्यार्थियों का हुनर और नवाचार है, जिन्होंने भाड़े के कबाड़ से मात्र 1 सप्ताह में इस इलेक्ट्रॉनिक बाइक को तैयार कर लिया। ई बाइक, इसका नाम हमने दिया एरावत, जो कि एक नाम डिराइव होता है इंद्रदेव जी के जो वाहन थे। इंद्रदेव जी के जो वाहन थे उनका नाम था एरावत, और जिसका नाम होता है AIRAWAT, और हम लोगों ने इसका नाम दिया AE। इसलिए होता है ना क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक होता है। और ये गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस कुछ ऐसे है ना कि इस पे एक डिजिटल मीटर है, और ये लेड एसिड बैटरी से चलता है और 48 वोल्ट्स, और इसमें एक डीसी मोटर लगा हुआ है। एक नॉर्मल घर पे चलने वाला मोटर होता है, उसी पे चल रहा है ये मोटर, और जो कि 500 वोल्ट्स का है, जो कि होता है 0.5 किलो वोल्ट्स, वो उस बेसिस पे रन कर, और ये सिंपल चेन वाले मूवमेंट पे। और इस पैनल पे हम एक और इसको चार्ज होने में मेनली 2 to 3 आवर्स लगता है, और इस पे ये 25 किलोमीटर रन कर जाएगा। बाइक को बनाने वाले सुधांशु शेखर महतो, आयुष कुमार, अर्नब घोष, युवराज सिंह और हिमांशु डिप्लोमा इन टूल एंड डाई अंडर मैकेनिकल कोर्स के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं। इन छात्रों ने इस बाइक का नाम एरावत रखा है, जिसका वजन तकरीबन 60 किलोग्राम है। इसमें 48 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और एक सिंगल चार्ज में ये 30 किलोमीटर तक जा सकती है। ये बाइक सौर ऊर्जा से भी चल सकती है, जिसके लिए अलग से एक स्थान छोड़ा गया है। बाइक का लुक लाने के लिए इसमें टंकी और साइड पैनल भी लगाए गए हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक बाइक को बनाने में लगभग 33,000 रुपए खर्च हुए हैं, जिसका जुगाड़ इन छात्रों ने अपने दोस्तों से उधार मांग कर किया। इस इलेक्ट्रॉनिक बाइक को टाटा कमिंस द्वारा आयोजित मैन्युफैक्चरिंग प्रदर्शनी में भी प्रदर्शित किया गया है। इन विद्यार्थियों ने ये साबित कर दिया है कि हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है युवाओं को सही मार्गदर्शन की और सही मंच मिलने की, जहां से आगे बढ़कर वो अपनी सोच को नए निर्माणों में तब्दील कर सकते हैं। सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है डीडी न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों में आज भी कई जरूरी कार्य सूचीबद्ध। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, इथेनॉल का ईंधन में इस्तेमाल से गन्ना किसानों को हो रहा फायदा। झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की ATR विशेष सत्र में की गई पेश। चिन्हित कर्मचारियों की ली जाएगी पात्रता परीक्षा। चंपई सोरेन सरकार का कल हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। हो रही है तैयारियां। झामुमो और कांग्रेस से मिल सकती है नए चेहरे को जगह। सीएम के बयान पर बीजेपी का पलटवार। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का झारखंड में दिख रहा असर। सुबह में बड़ी ठंड, आगे भी बदलेगा मौसम। कभी 11 और 12 को गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना।